ये आपका होने वाला है डीएसए सीरीज का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने एरेज को। और जिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि इस सीरीज में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कैसे ये वीडियोस चलने वाली हैं, तो आप मेरी डीएसए रोड मैप की वीडियो जाकर देख सकते हो जो इससे पहली वीडियो है। और ये वीडियो आपकी होने वाली है सी प्लस 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 डीएसए। तो यहाँ पर हम सी प्लस प्लस के साथ डीएसए कर रहे हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में आपका आ रहा होगा जावा के साथ डीएसए का फर्स्ट लेक्चर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने डीएसए को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एरेज के टॉपिक्स को। यहाँ पे हम बेसिक एरेज को कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो में अपने 2D एरेज को कवर कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, सारी चीजें कर रहे होंगे एंड आपको बहुत अच्छे से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक मेन रोल हो जाता है जब आप डीएसए पढ़ते हो तो। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने डीएसए को। और बिल्कुल अच्छे से आपको कॉपी पेन लेके बैठना है क्योंकि ये डीएसए है ना कि डेवलपमेंट की। आप बस करके ही देखते रहो, कुछ चीजें आपको कॉपी पेन पर भी करके देखनी पड़ेगी, ड्राई रन करके देखना पड़ेगा। तो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ एंड चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अब हम आ गया स्क्रीन पर और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डीएसए को। तो आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, जो जो चीजें बताऊंगी नोट डाउन कर लेनी है, नोट्स बना लेनी है। वैसे तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डीएसए पढ़ रहे हो तो आपको डीएसए का मतलब पता होना चाहिए कि डीएसए है क्या। तो देखो, जस्ट अ वे ऑफ अरेंजिंग डेटा, मतलब डीएस। डीएस जो होता है वो होता है डाटा स्ट्रक्चर्स। मतलब ये तरीके होते हैं जिसमें डाटा को एफिशिएंटली स्टोर और मैनेज किया जाता है, जैसे कि एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, हैश मैप एटसेट्रा। ये हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एल्गोरिथम्स, मतलब इसका नाम पूरा डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्यों पड़ा। अब डाटा स्ट्रक्चर तो हमने बता दिया। एल्गोरिथम क्या होती है? ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है कि इसको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब मान लो आप चाय बनाते हो, ठीक है, आप कॉफी बनाते हो, उसका एक इंस्ट्रक्शन होता है कि इसको इस तरीके से बनानी है, इसको इस तरीके से बनानी है। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि शॉर्टिंग, बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, सर्चिंग, बाइनरी सर्च, रिकर्जन, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम। ये सारी ही हमारी एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, डीएसए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे कोडिंग इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो डीएसए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है क्योंकि अगर आप डीएसए नहीं करते हो तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आगे वाले टाइम में। इसलिए मैंने डेवलपमेंट के बाद चूज करा कि आपको मैं डीएसए पढ़ाऊं। ठीक है, सो जस्ट अ वे ऑफ अरेंजिंग डेटा। कोई पूछे डेटा स्ट्रक्चर बेटा होता क्या है, तो आपको कहना है जस्ट अ वे ऑफ अरेंजिंग डेटा। कोई पूछेगा अच्छा डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो आपको कहना है ये तरीके होते हैं जैसे कि डाटा को एफिशिएंटली और स्टोर मैनेज करना, स्टोर या मैनेज करना। जैसे कि हमारा एरे हो गया, हमारा लिंक लिस्ट हो गया, हमारा स्टैक हो गया, हमारा क्यू हो गया, ये सारी चीजें। कोई पूछे एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सिंपल, इससे बनता है हमारा डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो कोई भी पूछे तो आपको बिल्कुल भी चुप नहीं रहना, जो मैंने बताया है वो ही आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अभी तो स्टार्टिंग थी, अब देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स को हम कवर कर रहे होंगे। बेसिक्स ऑफ एरे, एरे का बेसिक्स पढ़ रहे होंगे, एरे को कैसे क्रिएट करते हैं वो पढ़ रहे होंगे, आउटपुट एंड इनपुट कैसे लेते हैं एरे में वो देख रहे होंगे, फाइंड लार्जेस्ट इन एरे, लार्जेस्ट नंबर निकाल रहे होंगे एरे से, एंड एरेज आर पास्ड बाय रेफरेंस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रहे होंगे, थोड़ी सी टच कर रहे होंगे, इसका लेक्चर अलग से आपका आ रहा होगा। लीनियर सर्च पढ़ रहे होंगे, रिवर्स एंड एरे पढ़ रहे होंगे, बाइनरी सर्च पढ़ रहे होंगे, बाइनरी सर्च कोड पढ़ रहे होंगे, एरे पॉइंटर एंड पॉइंटर अरिथमेटिक। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप एरे के वीडियो पर आए हो तो आपको ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं ये ना बताऊं कि एरे होता क्या है। तो सबसे पहले तो वही पढ़ोगे आप कि एरे होता क्या है। एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब ये लीनियर क्या होता है, इसके सुनने में ही
ऐसी चीज आ रही है कुछ लीनियर, मतलब सीधी लाइन में काम होता है, बिल्कुल सीधी तरीके से काम होता है, कोई ऐसे नहीं होता कि उल्टा सीधा काम हो गया, सीधी लाइन में काम होता है, ठीक है। एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ स्टोर किए जा सकते हैं। सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स मतलब कि इसको बोल देंगे अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सेम टाइप के क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स जो एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं, मतलब कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं अपने एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरे में यही चीज होती है। अगर हम 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करते हैं तो हम 5 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने की जगह एक एरे बना लेंगे। मतलब हम ऐसे बनाते थे ना, यहीं पे देखो मैं लिख के दिखा रही हूँ, इंट मार्क्स 1, ठीक है, मार्क्स 1 या फिर स्टूडेंट मार्क्स 1 ऐसे लिखते थे। मार्क्स 1 हमारे हो गए यहाँ पर इजिकल्स टू 90। फिर अलग से वेरिएबल बनाना पड़ता था, इंट मार्क्स 2 इजिकल टू ये। बट एरे में ऐसा नहीं होता। एरे में अगर आपको 5 नंबर एक साथ देने तो आप इस तरीके से दे सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी। इंट मार्क्स, ये क्या है, अब ये बॉक्स में जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये साइज होता है, जितने आपको यहाँ पर स्टोर कराने होते हैं उतने आप यहाँ देते हो। अगर आपको 100 मार्क्स स्टोर कराने होते हैं तो आप यहाँ 100 लिख देते हैं और यहाँ पे 100 टाइम्स आप लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा, 1 2 3 4 5, 5 मार्क्स यहाँ पर स्टोर है, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसे करके एरे का जो साइन होता है वो ये होता है, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला नहीं, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये जो होता है वो ऑब्जेक्ट का होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अपना ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि हमारा एरे वाला ब्रैकेट यहाँ पर है। अब सी प्लस प्लस में एरे क्रिएट करना, डिक्लेरेशन एंड उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। एरे को क्रिएट करना, एरे डिक्लेरेशन में क्या होता है, सी प्लस प्लस में एरे डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप, एरे का नाम और साइज देना होता है। अब डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इंट दे दिया, फ्लोट दे दिया एंड ऑल चीजें, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं अपना एरे का नाम जो हमें देना हो और इस ब्रैकेट में जितना हमें साइज रखना हो वो, इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। जैसे कि इंटीजर एरे, जैसे कि अगर आपको कोई इंटीजर एरे क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप लिखोगे इंट, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे अपने एरे का नाम और जितने साइज का आपको एरे क्रिएट करना है वो। एक एरे जो 5 इंटीजर्स स्टोर करता है, ठीक है, वो ये है। एरे इनिशियलाइजेशन, वैल्यू असाइन करना, ये तो अब डिक्लेरेशन था जिसमें हमने कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी, ठीक है। अब एरे क्रिएट करने के बाद उसमें वैल्यूज स्टोर करने और डिफरेंट तरीके हैं। तो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं हम, जिससे हम सिंपल ऐसे वैल्यू दे सकते हैं। डिक्लेरेशन के बाद हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। कुछ ये तरीका भी है जिसमें हम यहाँ पे अपना सिंपल ये लिखेंगे और यहाँ पे नंबर्स को स्टोर कर लेंगे। तो ये कंपाइल टाइम पे क्या करेगा, जब हम कंपाइल करेंगे ना तभी यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेगा, जितने भी यहाँ पे नंबर्स है उतने यहाँ पर लेकर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे 5 नंबर्स है, 10 नंबर्स है, वो चीजें, ठीक है। असाइनिंग वैल्यू लेटर, अब यहाँ पे देखो जैसे कि हमने दिया 5, तो हम ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, ए की 0 वैल्यू पे 10 आ जाए, 1 आ जाए, ये सब चीजें ये भी हम कर सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं एक अपना फोल्डर। तो उसके लिए हमें जाना होगा पहले अपने VS कोड पर, पहले इसको हम इनिशियलाइज वगैरह करके रन करके ये सब चीजें देखेंगे, तभी आपको सारी चीजें अपनी समझ में आ रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर पर। फाइल मैनेजर पर जाने के बाद इसको थोड़ा सा मैं ओपन कर लेती हूँ एंड डी के अंदर यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ अपने फोल्डर का नाम डीएसए, डीएसए स्टार्ट, ठीक है। ये मैंने अपने फोल्डर का नाम रख दिया, कुछ ऐसा नाम रखो जो याद रहे, ठीक है। सो यहाँ पर जाते हैं, फाइल पर जाते हैं, ओपन फोल्डर पर जाते हैं और डी में चलते हैं अपने डीएसए स्टार्ट पर। ये रहा हमारा डीएसए स्टार्ट एंड सिलेक्ट, ठीक है। फोल्डर खुल गया। अब यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, सी प्लस प्लस का काम कर रहे हैं तो बेसिकली हमें यहाँ पे सी प्लस प्लस की फाइल बनानी होगी। मेन डॉट सीपीपी मैंने इसका नेम यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपनी हैशटैग इंक्लूड, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हैशटैग इंक्लूड, यहाँ पे लिख देती हूँ आयोस्ट्रीम, ठीक है, आयोस्ट्रीम। देन यहाँ पे लिखा जाएगा यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, एसटीडी। फिर यहाँ पे मैं कर देती हूँ इंट मेन। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा के अपना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हमारा, रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। स्टार्टिंग हो गई यहाँ पर। अब करते हैं, हम चाहते हैं एक एरे को देना,
तो सिंपल तरीका ये होता है, इंट अपना डेटा टाइप लिखो, डिक्लेरेशन कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर। तो एक एरे देती हूँ, मान लो एरे का नाम हमने ARR लिख दिया, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ 5 साइज का होगा ये एरे, और खत्म। ठीक है, ये दे दिया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ अपने एरे को, ARR को। ठीक है, और यहाँ पे देती हूँ मैं एंड लाइन एंड सेव। सेव करने के बाद इसको मुझे कंपाइल करना होगा। ठीक है, अभी देखना क्या प्रिंट होके आएगा। सो कंपाइल करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, सो यहाँ पे लिखा जाएगा g++main.cpp एंटर। तो ये कंपाइल होएगा, अभी यहाँ पे एक फाइल भी बन के आ जाएगी जो exe फाइल होगी हमारी। ठीक है, यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा ./a.exe एंटर। सो यहाँ पे कुछ हमारे पास ऐसे करके एड्रेस प्रिंट होके आया। ठीक है, कुछ ये एड्रेस ही है, जैसे कि मैंने आपको C++ में बताया था। ठीक है, मैं चाहती हूँ एरे के 0th नंबर पे क्या होगा, क्योंकि ये इंडेक्स चलता है, 0th नंबर पे क्या होगा। सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ g++main.cpp। अभी यहाँ पे एड्रेस क्यों प्रिंट हुआ था वो बात आपको बाद में जाके पता चलेगी। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कर देती हूँ अपना ./a.exe एंटर। सो यहाँ पे अब कुछ ये प्रिंट होके आया, ये तो हमें पता ही नहीं, रैंडम नंबर कुछ प्रिंट होके आया है। ऐसे ही अगर मैं थर्ड पे देखूँ, थर्ड प्लेस पे क्या प्रिंट हो रहा होगा, तो g++main.cpp। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ ./a.exe। तो यहाँ पे भी कुछ अलग नंबर प्रिंट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। अगर हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर रखी तो हम उसको गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि अगर अब मैं इसमें दूं यहाँ पर 1 2, ठीक है, 2 3 4 5, मैंने ऐसे 5 वैल्यूज दे दी एंड सेव कर दिया, और एरे के 3 एलिमेंट पे देखा, मतलब 3 एलिमेंट मतलब 0 1 2 3, तो मेरे पास 4 प्रिंट होके आना चाहिए। ठीक है, तो लिख देती हूँ मैं g++main.cpp। ठीक है, एंड यहाँ पे ./a.exe एंटर। तो 4 प्रिंट होके आ गया जो मैंने कहा था। ये इंडेक्स पे वर्क करता है, ऐसे करता है, जैसे कि 0 हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, ये 2 इंडेक्स हो गया, 3 इंडेक्स हो गया, और ये 4th इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पे हमने 3 इंडेक्स वाला प्रिंट करवाया, तो 0 1 2 3 ये प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होता, अगर हम कुछ और प्रिंट कर 2 प्रिंट करवाते तो 3 प्रिंट होता। तो ऐसे ये वर्क करता है हमारा। ठीक है, ऐसे हम दे सकते हैं। तो ये तो हमारा यहाँ पे हमने इनिशियलाइज भी कर दी इसको वैल्यू। हम इस तरीके से भी दे सकते हैं कि हम यहाँ पे कोई साइज ना दे, और यहाँ पे मैं कर दूं अपना ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स मैं प्रिंट करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैंने कुछ ऐसे करके यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट कर दिया, और मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है अपना 7th पर प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट कर लेगा कि मेरे यहाँ पर कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर है। कंपाइल टाइम पर अपने आप को कर लेगा। कंपाइल अब कर रहे हैं तो अभी इसको पता चल जाएगा कि कितने नंबर है यहाँ पर। ठीक है, ये इसको अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कर रही हूँ ./a.exe एंटर। तो मेरे पास 5 प्रिंट होके आया। तो 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकते हैं हम यहाँ पर, ऐसे काउंट कर सकते हैं हम यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास 5 ही प्रिंट होके आया। मान लो आपको प्रिंट करना है कि 11th नंबर पे आपका क्या है, तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ g++main.cpp एंटर। फिर मैं यहाँ पे करूंगी ./a.exe एंटर। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो क्या है, मतलब कि 11th नंबर पे हमारा 435 है, मतलब कि 435 है। तो ऐसे ये कंपाइल टाइम पे देख लेगा कि हाँ मैंने तो ये देख लिया कि इसमें 12 कैरेक्टर्स हैं, इसमें 13 कैरेक्टर्स है, वो ये ऐसे ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर और भी तरीके हैं, हम देख लेते हैं। ये दोनों तरीके तो हमने देख लिए, ये तरीका भी देख लिया। अब मेथड 3 की बात आती है, अगर हम असाइन वैल्यू करें बाद में। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बताया था, हमने इसको अगर कुछ भी वैल्यू नहीं दी थी और सिंपल यहाँ पर सिर्फ साइज दे दिया था कि हमारा जो साइज है मान लो 3 है, हमारे एरे का साइज 3 है, और हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया एरे का 0 साइज भी प्रिंट कर दो। ठीक है, एंड ऐसे ही करके यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी एंड नीचे जाके पेस्ट एंड पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने कहा इसका 1 है, यहाँ पे 2 पे भी है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। अब 0 1 2 3, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे 2 तक की प्रिंट करवाने की कोशिश की। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगी अपना कंपाइल। ठीक है, कंपाइल कर दूंगी, फिर लिखूंगी ./a.exe एंटर।
तो तीनों नंबर हमारे पास अलग अलग प्रिंट होके आए, मतलब ये हमारी गार्बेज वैल्यू होती है। ये अगर हम इसको कुछ भी वैल्यू नहीं देते था तो ये अपनी तरफ से कुछ भी ले आता है, ठीक है, तो उसको हम गार्बेज वैल्यू बोल देते हैं। तो हम इसको ऐसे भी असाइन कर सकते हैं कि एरे का जो हमारा 0 है उस पे हम डालना चाहते हैं वैल्यू 1, ठीक है, वैल्यू 1 डालना चाहते हैं। जो मेरा एरे का 1th इंडेक्स है इस पे मैं वैल्यू डालना चाहती हूँ 2, ठीक है। जो मेरा एरे का सेकंड इंडेक्स है उस पे मैं वैल्यू डालना चाहती हूँ 3, तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर रन करती हूँ जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, पहले तो कंपाइल ही करेंगे, फिर लिखेंगे डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स एंटर, तो 1 2 3 हमारे पास प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरीके से भी, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, असाइनिंग वैल्यू कर सकते हैं लेटर, मतलब कि बाद में, आफ्टर। अब एग्जाम्पल करते हैं। आपको क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है और प्रिंट कराना है। तो सिंपल आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, एक एरे लिखा, उसको आप चाहते हो प्रिंट करवाना। अब ऐसे तो है नहीं बार बार आपको लूप्स आते हैं, ठीक है, आपको लूप्स आते हैं, अब आप ऐसे तो बार बार नहीं प्रिंट करवाओगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो मेन इंट। अब इंट मेन तो हमारा फंक्शन हो गया, और इंट एरे, हम इस एरे का नाम कुछ और भी रख सकते हैं। मान लो मैंने इस एरे का नाम लिख दिया नंबर्स, ठीक है, ये एक वेरिएबल की तरह होता है। इसमें कितने नंबर्स आपको चाहिए, मान लो 10 नंबर्स हमें प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 नंबर्स में पहले मेरे पास 2 प्रिंट हो जाए, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है, फिर यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाए मेरे पास, फिर 12 प्रिंट हो जाए, फिर मेरा 14 प्रिंट हो जाए, फिर 16, फिर 18, ये 2 का टेबल प्रिंट करवा रही हूँ मैं, ठीक है, ये चीज लिख दी। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है। वैसे तो यानी नंबर्स के 1, नंबर्स के 0th इंडेक्स पे जो है वो प्रिंट कर दो, 1 इंडेक्स पे जो है वो प्रिंट कर दो, 2 पे जो है वो प्रिंट कर दो। ऐसे तो मुझे 10 तक जाना पड़ेगा, अलग अलग सी आउट वगैरह लिखना पड़ेगा। हम सिंपल यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे, फॉर में लिखेंगे आई की वैल्यू हमारी 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है और आई की वैल्यू हमारी जा रही है लेस देन इक्वल्स टू 10 तक जाएगी, एंड हमारा हर बार आई प्लस प्लस हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा होगा, मैं कर दूंगी सी आउट, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगी एरे का जो मेरा 0th इंडेक्स है वो। अब हमने तो यहाँ पर सिंपल ही लूप लगा दिया, क्या यहाँ पर हमारा सिंपल लूप लगेगा, नहीं, एरेज के लूप में हम यहाँ पर एरे का आई प्रिंट करवा रहे होंगे, मतलब जो मेरा नंबर्स है उसका आई हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। तो आई मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, नंबर्स का आई हम यहाँ पर बार बार प्रिंट करवा रहे होंगे, एंड लाइन ला रहे होंगे, एंड सेव कर रहे होंगे, ठीक है। अब एक बार इसको हम यहाँ पर कंपाइल करके देख लेते हैं कि कुछ एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखे डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स एंटर, सो 2 का टेबल पूरा प्रिंट होके आ गया, बट यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 10 क्यों प्रिंट होके आया वो देख लेते हैं। जैसे हमने ओके यहाँ पे इजिकल टू 10 लिख रखा है, लेस देन 10 लिखो ताकि लेस देन तक चले। क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक चलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लेंथ है एरे की वो 9 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी एंड यहाँ पे डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स एंटर, तो 2 का टेबल हमारा पूरा यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिक्स क्या है, इसके डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, एंड ऑल मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई हैं। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। एरे एलिमेंट्स हमारे ये हैं 20 जो हमारे यहाँ पर थे वो प्रिंट होके आ गए, तो ये तो एक वो था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। फिक्स्ड साइज, एरे का साइज कंपाइल टाइम पे फिक्स होता है, कि एरे का जब कंपाइल करते हैं ना तब वहां पर फिक्स हो जाता है कि इसका क्या साइज रहने वाला है। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, एरे एलिमेंट्स एक कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होता है। कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, मैंने बताया कभी भी आप ये नहीं काउंट कर सकते 1 2 3 4 5, नहीं, हमेशा जीरो से स्टार्टिंग होती है आपकी एरेज में, ठीक है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। अगर आप बेस से स्ट्रॉन्ग करनी है तो एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार पीछे जाओ, पूरी वीडियो को दोबारा देखो, कुछ समझ में नहीं आया मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, क्योंकि जब तक आप इसको क्लियर नहीं कर लेते हो आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आप डीएसए पढ़ रहे हो, ना कि सिर्फ एचटीएमएल का काम कि चलो ये तो होते होते हो जाएगा। जब तक आपकी नींव पक्की नहीं होगी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट नोट्स पर।
नेक्स्ट है हमारा सी प्लस प्लस में एरे का इनपुट एंड आउटपुट आपको कैसे लेना है, तो उस पर हम बढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, चलो। सो एरे के इनपुट आउटपुट के लिए अब हम पढ़ लेते हैं। सी प्लस प्लस में एरे का इनपुट लेने के लिए सी इन का यूज होता है। आपको पता है, मैंने सारी चीजें आपको सी प्लस प्लस में पढ़ा रखी है कि अगर आउटपुट लेना है तो सी आउट और इनपुट लेना है तो सी इन। ठीक है, अब आप कहोगे कि याद कैसे रखना है, इनपुट का इन आउटपुट का आउट, सिंपल। ठीक है, सी प्लस प्लस में एरे का इनपुट लेने के लिए सी इन का यूज होता है और आउटपुट दिखाने के लिए सी आउट का यूज होता है, हमें पता है। ठीक है, हमें पता है कि ये सी प्लस प्लस में होता है। अब आप पूछोगे कि क्या ये एरेज में भी होता है? हाँ, बिल्कुल एरेज में भी होता है। ठीक है, एरे का इनपुट आउटपुट अगर आपको लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो, सी इन करके। जैसे मान लो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको मैं नीचे कर लेती हूँ। यहाँ पे आप कोई नंबर्स में दे ही नहीं रहे हो, कोई नंबर एरे में नंबर ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, सो आप यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले सी आउट करवाओ एंटर नंबर्स। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंटर नंबर्स, नंबर्स आपको एंटर करने हैं। ठीक है, अब एक फॉर लूप चलाओगे जिसमें आपसे नंबर मांगेंगे, तो यहाँ पे आप आउट की जगह इन कर दो। ठीक है, आप सी इन करवाना चाहते हो अपने नंबर्स के आई को, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको अपना उल्टा काम। ठीक है, तो ये एरोज में यहाँ पे चेंज कर देती हूँ एंड सेव। तो एंड लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, सो इसको मैं हटा लेती हूँ। एंड ये नंबर लिखने के बाद जब हमारे से इनपुट ले लिया जाएगा तो हम यहाँ पे एक आउटपुट को प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। कैसे करेंगे अपने आउटपुट को प्रिंट, यहाँ पे करवा देंगे हम सी आउट कर दो हमारे एलिमेंट्स है जो भी। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसी को ही मैं कॉपी करूंगी, यहाँ से आपसे इनपुट लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर दूंगी आउटपुट प्रिंट, तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे अपना सी आउट। ठीक है, और ये नंबर्स भी चेंज कर देंगे और यहाँ पे लिख दूंगी मैं एंड लाइन। तो यहाँ पे मैंने दे दिया अपना एंड लाइन, और मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी सी आउट एरेज एलिमेंट्स, एरेज एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एरेज एलिमेंट्स, एंड यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ सेव। तो अब हम इसको करते हैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन। तो कंपाइल एंड रन करने के लिए यहाँ पे लिखूंगी जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी। ठीक है, फिर मैं लिखूंगी डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी एंटर। तो नंबर्स मांगे, मैं यहाँ पे दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे मैं दे रही हूँ 10। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा 10 तक आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हुआ एरेज एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब यहाँ पे पहले इनपुट लिया, फिर इसके बाद यहाँ पर हमने आउटपुट दिया। तो ऐसे करके हमारा इनपुट आउटपुट यहाँ पर लिया जाता है। एरेज के 5 नंबर्स, एरेज के एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर आ गए। डायनामिक साइज एरे इनपुट, यूजर से साइज लेना। अब आप यूजर से साइज भी ले सकते हो, वैसे तो ये आपको बाद में पढ़ना था, बट थोड़ा सा बता देती हूँ आगे की चीजें भी कि इतनी हार्ड नहीं होने वाली है, सेम ही चीजें रहने वाली है। अगर यूजर से एरे का साइज भी इनपुट लेना हो, एरे का साइज मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था 5, यहाँ पे हमने लिखा था 10, अगर ये भी हमें यूजर से इनपुट लेना हो तो कैसे ले सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। इंट एन, हमने यहाँ पे लिख दिया एन, यूजर से साइज लेना है तो हम यहाँ पर कर देंगे एंटर द साइज ऑफ द एरे, कुछ भी लिख देंगे वो तो हमारी मर्जी है, एंड यहाँ पे एन को इनपुट ले लेंगे। अब यहाँ पे एन दे देंगे और सिंपल काम आपका पहले की तरह होता रहेगा। अगर मुझे इसका लेना है इनपुट तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एन। ठीक है, और इस एन को हम ले लेंगे इंट एन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगी इंट एन, तो चलो लिख दिया। अब इंट एन लिखने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना होगा सी आउट, क्या लिखना है, एंटर साइज वैल्यू, एंटर साइज वैल्यू ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पे सी इन कर दूंगी किसको, अपने एन को, ताकि मेरा एन मैं ले सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ये एन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमने वही चीज की, एन को हम ले रहे हैं यूजर से, इसको इनपुट से ले रहे हैं, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया कि एन हमारा यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर 10 की जगह एन लिखेंगे। ठीक है, नीचे भी 10 की जगह हम यहाँ पर एन ही लिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन, और यहाँ पे भी हम एन ही लिखेंगे, बट यहाँ पे एरर क्यों शो कर रहा है वो हमें यहाँ पे हवर करके पता चल जाएगा। एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। देखो, अगर हम यहाँ पे वेक्टर्स का यूज करते तो हमारी ये एरर नहीं आती। अभी तक हमने वेक्टर्स नहीं पढ़ा, इसलिए ये हमारी एरर आ रही है। वेक्टर्स को हम बाद में जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब आप लीड कोड पे क्वेश्चन करते हो या कहीं पे भी क्वेश्चन करते हो, वेक्टर्स का आपको यूज करना पड़ता है
ठीक है, ये हमारा डायनेमिक मेमोरी के ऊपर है, इसलिए ये हमारा यहाँ पर एरे दे रहा है, वरना इसी तरीके से आपका वर्क होगा, इसी तरीके से आपको काम करना होगा। तो जब वेक्टर्स सीखेंगे तब आगे की चीजें यहाँ पर कर रहे होंगे। सो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके की पॉइंट्स को। सी इन, हमने कह दिया सी इन के लिए ऐसे कर सकते हैं, सी आउट के लिए ऐसे कर सकते हैं। लूप का यूज करते हैं ताकि सभी एलिमेंट्स इनपुट और आउटपुट हो सके, इसलिए हम इसका लूप का यूज करते हैं। ठीक है, अगर डीएसए में स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना है तो एरेज का इनपुट आउटपुट का क्लियर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको भी बिल्कुल अच्छे से करके देख लेना। अभी तो हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जो हमें ड्राई रन करके देखना पड़े, बिकॉज हमने अपना पढ़ रखा है लूप्स का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से, तो और हमने यहाँ पे लूप्स यूज किए, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अभी तो हम वैसी बेसिक चीज ही पढ़ रहे हैं, एरे के बारे में पढ़ रहे हैं, एरे के इनपुट आउटपुट कैसे लेना है वो पढ़ रहे हैं, एरे को क्रिएट कैसे करना है, एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, देन ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट्स पर आ गए हैं अब हम। यहाँ पर अब बात आती है कि हमें एरे से फाइंड करना है कि हमारा मैक्सिमम नंबर मतलब कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। एक एरे बनाएंगे ऐसे करके, साइज को रहने देंगे, साइज नहीं लेंगे, साइज अपनी मर्जी से रखेंगे, एंड यहाँ पर एरे का इनपुट लेंगे, यहाँ पे एक एरे ले लेंगे, यहाँ पे हम उसको इनपुट में लेंगे जो भी हमारा एरे होगा। उसके बाद हमें एक लिखना है यहाँ पर मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक मैक्सिमम एलिमेंट को ले लेंगे कि एरो का जो 0th इंडेक्स है वो अभी के लिए हमारा बड़ा नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे कि इंट आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन n तक जा रहा है, आई प्लस प्लस हो रहा है, तो लूप लगता ही है। अब अगर हमारा जो एरे का आई इंडेक्स है, मतलब एरे का इंडेक्स चलता रहेगा, अगर वो मेरा ग्रेटर देन हो जाता है मैक्सिमम एलिमेंट के, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट में मैं अपने एरे को आई को डाल दूंगी। ठीक है, आउटपुट हमारा लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अच्छे से कर लेते हैं, सारी चीजें क्लियर करके जब स्टार्ट करेंगे अपना, ये वाली चीज यहाँ से मैं हटा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर दूंगी अपना साइज, तो इंट मैं यहाँ पे दे रही हूँ, एरे का साइज मेरा होने वाला है 5, या फिर मैं कर देती हूँ उसको 3 नंबर्स या फिर 2 नंबर्स की मेरी एरे का साइज होने वाला है, सिंपल 2 नंबर्स का। ठीक है, या तो हम इनपुट ले लेते हैं, एक काम करते हैं, मैं लिखती हूँ सी आउट एंटर नंबर्स, एंटर नंबर्स कर देती हूँ, या फिर एंटर एरे कर देती हूँ। ठीक है, एक एरे आपको एंटर करनी है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक फॉर लूप लगा देती हूँ जिसमें मुझे इंट आई से स्टार्ट करना है, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करना है, आई लेस देन कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, आई लेस देन 2 तक जाना है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कर देती हूँ अपना आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर करना है सी इन, मैं यहाँ पे सी इन कर लूंगी अपने एरे को। एरे को सी इन करूंगी या किसको सी इन करूंगी, मुझे चाहिए क्या, एरे के आई एलिमेंट को मैं सी इन कर लूंगी, मतलब कि यहाँ से मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नंबर्स डाल दूं। उसके बाद इसी को कॉपी करके फॉर लूप को नीचे कर दो यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ पे यही सेम चीज रहने वाली है, बस यहाँ पे आउट होने वाला है कि हम यहाँ पे इन चीजों को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर सेव कर देती हूँ एंड इसको एक बार रन करके देखती हूँ कि ये काम हमारा ठीक हो रहा है क्या। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ठीक है, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, एंटर। तो एंटर एरे कही मेरे से, मैं कह रही हूँ 1 2 3, अभी 3 नंबर्स की एरे आई, ये क्या हुआ हमारे पास, दोबारा कर लेते हैं, सी एल एस करके जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, एंटर। ठीक है, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, एंटर। तो नंबर पूछा 1 2 3 मैंने यहाँ पर दे दिया एंड एंटर कर दिया, तो मेरे पास 12 प्रिंट होके आया। ऐसा क्यों 12, मतलब कि 1 और 2 प्रिंट होके आया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं दे दूं एंड लाइन। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने दिया 2 नंबर्स का एरे होगा, मतलब 1 2 सिर्फ, और यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स तक की दिया। तो अब एक बार चेक करते हैं, जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, एंटर। मैं यहाँ पे दे रही हूँ 1 2 3, एंटर। तो मेरे पास 12 इसलिए प्रिंट हुआ, 1 और 2 प्रिंट होके आ रहा है क्योंकि ये 0 से स्टार्टिंग हो रही है। अगर मैं 1 से स्टार्टिंग करती इन दोनों की तो मेरे पास ये ठीक आता, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 से स्टार्टिंग कर रखी है, ये 0 से है, और ये मेरा यहाँ पर जहां पर मेरा आउटपुट प्रिंट हो रहा है, ये मेरा देखो यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं हम, इनपुट अपना 0 से लेस देन n तक, मतलब जो भी हमारा n साइज हम डालेंगे वहां तक की रहेगा।
तो 0 से 2 तक की मैंने दे दिया, जो भी मेरा n साइज है वहां तक। इनपुट लेने के बाद सीधा हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं अपना मैक्सिमम, आउटपुट प्रिंट ही नहीं करवाना। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ इंट मैक्स एलिमेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरे का 0th नंबर पे जो भी होगा हम उसको सबसे बड़ा नंबर अपना मान रहे हैं। इफ, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर इफ, अगर हमारा एरे का आई जो है उससे पहले हम यहाँ पे एक लूप लगा देंगे जो हमारा आउटपुट के लिए होगा। ठीक है, लूप को मैं कर देती हूँ फोर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, आई लेस देन कहाँ तक जा रहा है मेरा 2 तक जा रहा है, एंड यहाँ पर हर बार आई मेरा प्लस प्लस हो रहा है, सिंपल। अब क्या होगा, इफ अगर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट जो है, मैक्सिमम एलिमेंट मेरा लेस देन होगा किससे, मेरा एरे का जो आई है, मैं अब लिख देती हूँ एरे का जो मेरा आई इंडेक्स होने वाला है, अगर वो मेरा हो जाता है इससे बड़ा, मैं यहाँ लिख देती हूँ मैक्सिमम एलिमेंट, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, तो मैं यहाँ पर कर दूंगी मैक्स एलिमेंट इज इक्वल्स टू एरे का आई मेरा। ठीक है, इसको ड्राई रन करके देखना तभी समझ में आएगा, वरना सिर के ऊपर को चला जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एरे का आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगी आउटपुट में कि लार्जेस्ट नंबर मेरा क्या है। तो यही लाइन कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं इसके नीचे, फॉर लूप के नीचे, और ये मेरा प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे कि अब सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दो डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी, एंटर। एरे मांगी मान लो 20 और 10 दे दिया, ठीक है, 20 और 10 दे दिया, तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आया, लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे 642280। ऐसा क्यों प्रिंट होके आया, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अपना लेस देन एन, ये आपको दिख रहा होगा एक गार्बेज वैल्यू आ रही है, ठीक है, गार्बेज वैल्यू इसलिए आ रही है, हमें यहाँ पर 0 लिखना है क्योंकि हमारा जो इनपुट है हम 0 से ही तो लेना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर लिखती हूँ मैं जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी। अब यहाँ पे मैं देती हूँ, मान लो नंबर है 20 और 10, तो हमारा लिख के आ गया लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे ऑफ 20, क्योंकि 2 नंबर्स की एरे बनाई है, 2 नंबर्स में ही हमें ये निकालना था, तो ये हमारा लॉजिक बनता है इसका। ठीक है, 2-3 बार करोगे तो रट्टे नहीं मारने हैं, समझना है इसको, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो एंटर द साइज, ये सारी चीजें हमारी ठीक हो गई। अब ये ऑप्टिमाइल मेथड है, अब इसको पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है, क्यों, क्योंकि एसटीएल मेथड हम बाद में जाके पढ़ रहे होंगे अच्छे से। अब यहाँ पर लूप मेथड में जो है ओ एन आ रहा है, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जब अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे ना तो आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगर डीएसए और सी प्लस प्लस इम्प्रूव करनी है तो एरेस के प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 100% प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसे ही रह जाओगे पढ़ के भी कि कुछ नहीं आता। ठीक है, मेरी बात को उसको नोट कर लेना एक जगह पर बस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आर एरेज पास्ड बाय रेफरेंस इन सी प्लस प्लस। ठीक है, इस पर हम आ गए हैं, अब हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर। एंड अभी आपकी काफी सारी चीजें बनती हैं, काफी सारी चीजें आपको पढ़नी है, तो अभी ऐसे ही बैठे रहो, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहो। आर एरेज पास्ड बाय रेफरेंस इन सी प्लस प्लस, हाँ, सी प्लस प्लस में एरेज को फंक्शंस में पास करने पर वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस के थ्रू पास होते हैं। जब मैंने पॉइंटर वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, सारी चीजें बता रखी हैं आपको, एक बार जाके पढ़ना, डिटेल में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ, सी प्लस प्लस में एरेज को फंक्शंस में पास करने पर, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस आपको पता है क्या होते हैं, फंक्शन के अंदर जब हम आर्ग्यूमेंट देते हैं ना तो उसमें हम एरे को पास करते हैं, तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस के थ्रू पास होते हैं वे। तो पॉइंटर के फॉर्म में देखो लिख के आ गया ना, इसका मतलब है कि ओरिजिनल एरे मॉडिफाइड हो सकता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एरे पास्ड बाय रेफरेंस का। इसमें मैंने लिखा है हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये तो लिखा ही जाता है। पहले फंक्शंस को, फंक्शन टू मॉडिफाई एरे कैसे कर सकते हैं, एक इंट मेन फंक्शन बनाएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, एक एरे देंगे, ठीक है, इंट का साइज दे देंगे हम 5, मतलब कि एरे का साइज दे देंगे हम 5, ये अलग से दे दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिखा आउटपुट मॉडिफाइड एरे, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे मॉडिफाई एरे का, जिसमें हम दे रहे होंगे एक तो एरे जिसमें हमने कुछ नहीं दिया, और एक दे देंगे साइज। इसके अंदर यहाँ पे बना देंगे कि इंट आई 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आई है मेरा एरे का आई है उसको हम इजिकल टू कह देंगे एरे के आई इंटू 2 के। अगर ये सभी एलिमेंट्स को डबल कर दिया इसने,
सभी एलिमेंट्स को क्या कर देगा, ये डबल कर देगा। एरे का आई जो भी है, इसके एरे का आई 0 है, तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। 1 इंटू 2 2 ही रहेगा। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये हमारा सभी एलिमेंट्स को डबल कर देगा, हमारा मॉडिफाइड एरे। मैं चाहती हूँ इसके 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 2 4 और यहाँ पे 6 मतलब कैसे करके डबल हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल कर दूंगी, लिख दूंगी एरे और साइज, और यहाँ पे आउटपुट में आ रहा होगा हमारा मॉडिफाइड एरे जो भी होगा, यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा होगा, साथ के साथ यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 0 लेस देन ये हमारा आ रहा होगा। तो जैसे ही मैं इसको कॉपी करूंगी, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, पूरा यही प्रिंट करके देख लेंगे ना एक बार की प्रिंट होके आ भी रहा है क्या नहीं, फिर हम सारी चीजें एक साथ में आपको समझा दूंगी। देन मैं इसको कर लेती हूँ सेव, एंड यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ रन G++ मेन डॉट सीपीपी। ठीक है, उसके बाद ./a.exe एंटर। तो मॉडिफाइड एरे होके आया कुछ 2 4 6 8 10, जबकि हमारे पास 1 2 3 4 5 था। तो ये कैसे हुआ, ये कुछ ऐसे हुआ, हमने पहले एक यहाँ पे फंक्शन बनाया मेन फंक्शन, इसके अंदर एक एरे दे दिया जो हमें पता है 1 2 3 4 5। मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी एलिमेंट्स है वो डबल होके मेरे पास आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना एक एरे, अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगी मॉडिफाई एरे, जो हमारा मॉडिफाई कर देगा, मतलब कि चेंज कर देगा कुछ। यहाँ पे इंट एक एरे बना दिया, ठीक है, जिसके साइज कुछ नहीं है, और यहाँ पे एक साइज को लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ कि आई 0 से स्टार्ट हो और लेस देन साइज तक जाए, मतलब कि जितना भी एरे है उसके लास्ट तक जाए, एंड यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाए, एंड यहाँ पे एरे के आई में हम 2 को मल्टीप्लाई कर दे। मेन काम तो इस फंक्शन ने किया, अब इस फंक्शन को आप कॉल करोगे मेन फंक्शन में। तो यहाँ पे कॉल हो गया, एक एरे हो गया, एक साइज हो गया। आप यहाँ पे एक एरे दोगे, एक साइज दोगे, ठीक है, वो आपने दे ही रखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक साइज दे रखा है और एक एरे दे रखी है, इनपुट टाइम पे नहीं ले रहे हम। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने कहा मॉडिफाइड एरे तो प्रिंट हो, बट कहाँ तक की प्रिंट हो, आई 0 से आई लेस देन साइज तक, आई प्लस प्लस, और हर बार एरे का आई प्रिंट हो, तब हमारे पास ये 2 4 6 8 10 प्रिंट हो क्या है। आप चाहते हो कि हम चाहते हैं यहाँ पे एरे का आई जो भी है उसमें हर बार 3 मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पे 3 कर दो, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी G++ मेन डॉट सीपीपी, फिर यहाँ पे ./a.exe एंटर। तो यहाँ पे देखो 6 9 12 15 ये आ गया है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी ये चीजें होती रहती हैं। अब मॉडिफाइड एरे आ गया, ओरिजिनल एरे मॉडिफाइड हो गया। ओरिजिनल एरे मॉडिफाइड हुआ है आपका, यही होता है रेफरेंस में, क्योंकि फंक्शन ने रेफरेंस पास किया था। ठीक है, वाई एरेज आर पास बाय रेफरेंस, एरे फंक्शन में ऑटोमेटिकली पॉइंटर्स की तरह पास होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि एरे को प्रिंट कर दो आप, तो क्या हुआ था, वहां पे एक एड्रेस प्रिंट होके आ गया था, तो पॉइंटर तो एड्रेस ही प्रिंट करवाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एरेज फंक्शन में ऑटोमेटिकली पॉइंटर्स की तरह पास होते हैं। इसका मतलब फंक्शन ओरिजिनल एरे के मेमोरी एड्रेस पे काम करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब जैसे कि ये है वॉइड मॉडिफाइड एरे और ये सब चीजें, तो ये एरे एक्चुअल एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, इस वजह से ओरिजिनल एरे आपका मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, इंटरनली C++ इसको पॉइंटर की तरह ही ट्रीट करता है। अब जैसे कि ये लाइन है वॉइड मॉडिफाई एरे, और यहाँ पे लिखा है स्टार, मतलब कि पॉइंटर एरे, और ये सब चीजें, तो ये दोनों सिंटैक्स सेम काम करते हैं। आप चाहे ये वाला सिंटैक्स लिख लो, चाहे आप ये वाला सिंटैक्स लिख लो, सेम चीज है कि आप पॉइंटर्स के साथ ही डील कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों सिंटैक्स सेम काम करते हैं। इफ यू वांट टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन पास बाय वैल्यू, अगर आप ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं करना चाहते तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, वॉइड प्रिंट, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दो, आपको ओरिजिनल एरे में चेंज ही नहीं होगा। कॉन्स्ट यूज करने से फंक्शंस एरे मॉडिफाई नहीं करता। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, एरेज ऑलवेज पास बाय रेफरेंस होते हैं और पॉइंटर इन C++। changes in function directly affect the original array. Use constant if you don't want to modify the array। अगर डीएसए में स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना है आपको, तो एरेज का रेफरेंस कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही बात है, जब तक नींव पक्की नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से आपको सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी, एक एक टॉपिक को संभल के अच्छे से ध्यान रख के सारी चीजों को करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। अपने नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या आ जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक्स है ये आपके।
कोई हार्ड लेवल का नहीं बताऊंगी, थोड़ा बहुत समझाऊंगी कैसे चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना एक आपके लिए मेन टॉपिक है, अभी थोड़ा बहुत समझना जरूरी है, देन इसका एक अलग से ही एक वीडियो आ रहा होगा जिसमें मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। क्योंकि आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके टाइम पर डिपेंड करता है कि अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप कहीं पे कोई आपसे पूछ रहा है कि इसको कम से कम टाइम में आपको करना है, ऐसा कुछ कोड लिखना है जो छोटे से छोटे कोड में आप अच्छे से आंसर ला सको, तो वहां पे पता चलेगा कि हमारा क्या ये छोटा कोड है, हमारा क्या ये सही कोड है, कि हमारा कम टाइम में काम हो रहा है। क्योंकि कोड इतना बड़ा भी हो सकता है, उसको भी हम बोल सकते हैं कि हाँ छोटा कोड है, तो वो कैसे होगा। देखो, टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, आपका कहने का मतलब यही है। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक वेबसाइट है अगर कोई, तो उसको लोड होने में कितना टाइम लगता है, वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे जो एक वर्ड निकल रहा है मुझसे, उसको आने में कितना टाइम लग रहा है, दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो जैसे कि हमारा हो गया बिग ओ नोटेशन, ये क्या होता है, देखो बिग ओ मतलब कि कैपिटल ओ जो होता है इसको हम बिग ओ नोटेशन बोलते हैं, इसको बिग ओ बोलते हैं। ठीक है, ओ नोटेशन का यूज हम बता सकते हैं कि प्रोग्राम के परफॉर्मेंस इनपुट साइज के साथ कैसे बढ़ता है। ठीक है, कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एग्जांपल के साथ O1 कांस्टेंट टाइम होता है O1। ठीक है, कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है अधिकतर की होती है डायरेक्ट एक्सेस, जैसे एरे जीरो का एक्सेस, तो उसको हम बोल देते हैं O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, इंट मतलब एक ऐसे करके फंक्शन है, बस यहाँ पे बस एक ही ऑपरेशन है, तो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी O1 हो गई। अगर यहीं पे हमारी दो बार होती, एरे वन भी होता एरे टू भी होता, तो वो भी क्या होता है, टू ऑपरेशन हो जाता। तो यहाँ पे इसका मतलब है बस एक ही ऑपरेशन O1 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। भले ही एरे का साइज 10 हो या 1000, एग्जीक्यूशन टाइम सेम रहेगा। क्या रहेगा, एग्जीक्यूटिव टाइम आपका सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पे O1 है। अब ओ एन लीनियर टाइम होता है, ये मतलब एग्जांपल एक लूप जो पूरे एरे को ट्रेवर्स करता है, मतलब जैसे कि ये पूरा एक लूप है, यही पूरे एरे को बार बार चला रहा है, लूप चलेगा n टाइम्स, तो इसको हम बोल देते हैं ओ एन लीनियर टाइम। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन। ठीक है, जो एक लूप होता है और बार बार एन टाइम्स तक चलता रहता है, उसको हम ओ एन बोलते हैं। अगर एन बढ़ेगा तो टाइम भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे जितने टाइम्स एन बढ़ेगा उतना ही आपका क्या बढ़ेगा, उतना ही आपका टाइम भी बढ़ेगा। इसको हम ओ बोलते हैं, ओ एन टाइम्स रन कर रहा है। ठीक है, अब ये हो गया ओ लॉग एन, तो लॉग एन साथ में होता है ये, सो इसको हम बोलते हैं लॉग एरिथमेटिक टाइम। यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे कि आपका बाइनरी सर्च होता है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा, जब पढ़ोगे समझ में आएगा। वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि पूरी एक, मान लो यहाँ पे मैं आपको पेन ओपन करके समझाती हूँ, ओपन बोर्ड, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब आपका भी कॉपी पेन का टाइम आ गया है यहाँ पर, तो आप भी लेके बैठ जाओ कॉपी पेन, क्योंकि जरूरी है। ठीक है, पेन ओपन हो जाने दो, फिर समझाती हूँ कि इसमें log n का टाइम क्यों लगेगा। जैसे कि ये मेरा ओपन हो गया है, और यहाँ पे देखो ये एक मेरे पास मान लो एरे है, हम ऐसे डायग्राम से देखते हैं इनको, तो ये कुछ ऐसे करके एरे है। ठीक है, बाइनरी सर्च को थोड़ा सा बता रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले हम इधर का एक नंबर उठाते हैं और फिर इधर का एक नंबर उठाते हैं, फिर इधर का एक नंबर उठाते हैं, इधर का एक नंबर उठाते हैं, ये एक इधर का एक इधर का, तो ये जो बीच का नंबर है इसको हम बोलते हैं मिड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिड, तो ये बीच का हो जाता है। तो ये जो है दोनों तरीके से दोनों तरफ से हमारा चल रहा है, तो इसमें कितने लूप्स लगेंगे, कुछ ऐसे करके होता है, जैसे यहाँ पे वाइल लूप एक ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हर स्टेप में एरे का साइज हाफ हो रहा है, हर स्टेप में आप जाओगे एरे का साइज आधा हो जाएगा, फिर आप दूसरे स्टेप में जाओगे एरे का साइज आधा हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ओ लॉग एन, लॉग एरिथमेटिक टाइम बोलते हैं हम इसको। ठीक है, जहाँ पे हमारे इसलिए ओ लॉग एन आ जाता है। अभी तो ये ऊपर ऊपर की चीजें हैं, जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से समझोगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। अब है यहाँ पे ओ एन की पावर 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टाइम। जैसे कि एग्जांपल नेस्टेड लूप्स, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट जब आप पढ़ोगे
तो यहाँ पर आपको ओ एन की पावर 2 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। ठीक है, जितना बड़ा एन होगा उतनी बार लूप चलेगा एन इंटू एन टाइम्स, तो इसलिए हमारा ओ की पावर एन का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ओ एन लॉग एन, मतलब यहाँ पे हो जाएगा लाइन अरिथमेटिक टाइम, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, यहाँ पे हमारे लॉग एन होते हैं, ओ एन लॉग एन। अब आप कहोगे मैं तो कंफ्यूजन हो रहा हूँ, मेरे तो याद नहीं हो रहा, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जब काम करते रहोगे खुद से समझ में आ जाएगा कहाँ पर कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे है ओ 2 की पावर एन, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे रिकर्जन, फिबोनाची सीरीज वगैरह जब निकालते हो तो ये चीजें होती है। हर स्टेप पे फंक्शन 2 बार कॉल करता है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल होती है, सॉरी एक्सपोनेंशियल बोल रही हूँ। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मेमोरी यूजेस होता है, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है एल्गोरिथम कितना एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस यूज करता है। जैसे कि कांस्टेंट स्पेस है, वो हमारा ओ का पावर मतलब O1, ठीक है, ये होता है एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो। ठीक है, जब जैसे कि एक ही वेरिएबल यहाँ पे भी यूज हो रहा है, मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर बस एक वेरिएबल O1 स्पेस लेता है। ठीक है, अगर बार बार यूज हो रहा है तो O1 है। अब यहाँ पे ओ एन स्पेस क्या होता है, लीनियर स्पेस होता है। एक्स्ट्रा एरे क्रिएट हो रहा है, अगर जैसे कि यहाँ पे एक एरे ये रहा, एक न्यू एरे यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 2 एरेस क्रिएट हो रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे ओ एन। ठीक है, अब रिकर्सिव स्पेस मतलब जैसे फैक्टोरियल या फिबोनाची सीरीज होती है उसमें हम ओ एन लगा देते हैं। ठीक है, रिकर्जन में हर कॉल स्टैक में स्टोर होता है, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो सकती है यहाँ पर चेंज भी हो सकती है, ध्यान रखना। O1 कांस्टेंट टाइप डायरेक्ट एक्सिस जैसे एरो एरे 0, तो यहाँ पर हमारी O1 होगी। ओ एन यहाँ पर लीनियर टाइम होता है, एक लूप जो पूरे एरे को ट्रेवर्स करता है उसको हम ओ एन कह सकते हैं। यहाँ पे हो गया ओ लॉग एन, लॉग एरिथमेटिक टाइम, बाइनरी सर्च जैसे एल्गोरिथम्स। ओ एन की पावर 2 क्वाड्रेटिक टाइम, नेस्टेड लूप्स वाले प्रॉब्लम्स को ओ एन की पावर 2 के लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओ एन लॉग एन, लाइन एरिथमेटिक टाइम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम जैसे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड ऑल। ओ टू की पावर एन, एक्सपोनेंशियल टाइम, रिकर्जन, हैवी एल्गोरिथम्स के लिए हमारा ये आ सकता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में एक्स्ट्रा मेमोरी यूजेस काउंट होती है। अगर डीएसए और कोडिंग इंटरव्यूज क्रैक करनी है आपको, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने जितना पढ़ाया ये आपके लिए इनफ बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर के लिए है कि अगर आप एक लूप लगा रहे हो तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ सकती है, अदरवाइज कुछ और भी आ सकती है। अगर आपने मान लो जहां पर एक लूप लगना था वहां 10 लूप लगा दिए, तो क्या वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी? फिर तो आपकी टाइम बढ़ जाएगा और ज्यादा आपके कोड को ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगेगा, तो वहां पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही नहीं आएगी और वहां पर जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसको लगेगा कि आप सही से कोड नहीं करना जानते हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हो आपको सारी चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब बात आती है हमारी यहाँ पर कौन सा क्या पढ़ना है, अब हमें यहाँ पर जाके चेक करते हैं। लीनियर सर्च पर अब हम आ गए हैं, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे लीनियर सर्च को। अब हम पढ़ते हैं अपना लीनियर सर्च इन C++। लीनियर सर्च क्या होता है? लीनियर सर्च एक सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम है। क्या है ये? एल्गोरिथम है जो एरे के हर एलिमेंट को एक एक करके चेक करता है जब तक रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल नहीं जाता। अगर एलिमेंट मिल जाए तो उसका इंडेक्स रिटर्न होता है, नहीं तो -1। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये है एक हमारा एरे। ठीक है, ये एक हमारा एरे है, इन एरे में कुछ कुछ नंबर्स है, हमें इनमें से जो फाइंड करना है वो हमारा होने वाला है 8 नंबर। और इसमें ऐसे ही हमने यहाँ पर कुछ कुछ नंबर्स को लिख दिया है, 8 नंबर यहाँ पर है, बाकी मान लो कुछ कुछ नंबर्स हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने 2 को चेक किया, क्या वो 8 से मैच होता है, तो हमारे पास रिटर्न हो गया -1। ऐसे हमने ये चेक किया तब भी -1, ऐसे हमने ये चेक किया तब भी -1। और अगर हमारा 8 रिटर्न हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, इसका इंडेक्स मतलब कि 0 1 2 3, हमारे पास 3 रिटर्न होकर आ जाना चाहिए, तो ये हमारा लीनियर सर्च होता है। ठीक है, बेस्ट केस जो होगा, अगर इसका बेस्ट केस हम निकालें, एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे हो तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 0 1, सॉरी O1, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। वर्स्ट केस, अगर इससे
बिल्कुल कम, मतलब बिल्कुल बेकार इसकी अगर निकाले हम, तो एलिमेंट अगर बिल्कुल लास्ट में हो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ एन, ठीक है। और अगर एवरेज केस हो तो भी ओ एन ही आएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, ओ वन होगी, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं होती इसमें क्योंकि, ठीक है। तो इसका अगर हम कोड लिखें तो इस तरीके से होगा कि लीनियर सर्च में एक दे देंगे हम एरे, क्योंकि एक एरे होगा, साथ में एक साइज भी होगा एन, और एक की भी होगी जो कि हमें ढूंढनी है वो। अब एक फॉर लूप लगाएंगे, आई जीरो से स्टार्ट होगा एंड आई लेस देन एन तक जा रहा होगा और हर बार आई प्लस प्लस हो रहा होगा, ठीक है। अगर एरे का आई हमारा इसके इक्वल हो जाता है की के, तो हमें रिटर्न कर दो आई, मतलब कि इसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, नहीं तो -1 रिटर्न कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर रिजल्ट, रिजल्ट में हमने लिख दिया, अगर हमारा रिजल्ट नॉट इक्वल्स टू होता है -1 के, तो रिजल्ट प्रिंट कर दो, नहीं तो हमारे पास नॉट फाउंड प्रिंट कर दो, सिंपल सा ये कहना है हमारा तो, ठीक है। अभी मैं एक बार इसको यहाँ पे जाके लिख के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। लिख के कैसे दिखाना है, ये सारी चीजें मैं हटा देती हूँ, देन शुरू से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंक्लूड, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आयो स्ट्रीम, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंट मेन, फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपना ब्रैकेट एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना रिटर्न 0। ये तो हमारा मेन काम हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, अपना एरे दे देती हूँ एक, तो इंट, यहाँ पे थोड़ा ना लिखा जाएगा, इंट ARR, एरे मैंने यहाँ पर दे देना है, मान लो मैं एरे दे रही हूँ यहाँ पर 1 4, या फिर ऐसे लिखती हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यहाँ पे 16 तक मैंने ये दे दिया, ठीक है। देन सेव, ठीक है। तो मैंने उसको सेव कर दिया। अब क्या देना है यहाँ पर, अब मुझे एक तो साइज देना है और एक की देनी है जो हमें ढूंढनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक इंट, इसका होने वाला है साइज, साइज मैं देती हूँ, कितने साइज का एरे है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 साइज का एरे दे देंगे। इसके यहाँ पर 5 साइज का है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 साइज का है तो 8 साइज का एरे दे दिया। साथ में क्या देंगे, अब हमें चाहिए की जो हमें ढूंढनी है, तो की मैं लिख देती हूँ इंट की इज इक्वल्स टू, मुझे नंबर ढूंढना है अपना 8, तो ये मैंने यहाँ पर दे दिया कुछ इस तरीके से। एरे को चाहे आप स्टार एरे करके लिख दो या ऐसे करके लिख दो, बात एक ही है। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी इंट, हमारा आ जाएगा यहाँ पर साइज जो भी होगा, ठीक है, कॉमा इंट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर की मेरी, ठीक है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है, आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, तो मैं लिख दूंगी इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन मेरा ये जा रहा होगा साइज तक की, ठीक है। और हर बार आई मेरा हो रहा होगा यहाँ पर प्लस प्लस। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे लीनियर सर्च करना है। अगर मेरा एरे का आई, अगर मेरा एरे का जो आई है वो किसके इक्वल हो जाता है, बताओ। अगर मेरा एरे का आई मेरे की के इक्वल हो जाता है तो मेरे पास प्रिंट कर दो रिटर्न, क्या करना है, रिटर्न मैं करा देती हूँ यहाँ पर आई, मेरा आई रिटर्न होके आ जाए। नहीं तो मेरे पास यहाँ पर रिटर्न होके आना चाहिए -1, तो ये -1 कहाँ पे रिटर्न होगा, इन ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पर हमारा रिटर्न हो जाएगा ये -1, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर -1 रिटर्न हो जाएगा, सेव। अब यहाँ पे हमारे से मांगेगा, हम यहाँ पर देंगे लीनियर सर्च को हम कॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, एक तो मेरे पास ARR होगा जो मैंने दे रखा है, एक मेरे पास साइज है और एक मेरे पास है की, जो मेरी ये है, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। अभी मेरे पास कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने सी आउट ही नहीं किया, तो मैं यहाँ पे या तो इस तरीके से करवा सकती हूँ कि यहाँ पे कर दू, अगर रिजल्ट मेरा ये होगा तो ये प्रिंट कर दो, नहीं तो सिंपल करूँ मैं सी आउट और ये प्रिंट करवा दू, सी आउट में प्रिंट करवा दू अपने लीनियर सर्च को, ठीक है। तो मैं तो यही काम कर लेती हूँ, इफ अगर जो मेरा रिजल्ट है, पहले मुझे इसको डालना होगा अपने रिजल्ट में, तो इंट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपना रिजल्ट इज इक्वल्स टू, रिजल्ट में आ गया। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, अगर जो मेरा रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, अगर मेरा रिजल्ट नॉट इक्वल्स टू हो जाता है किसके, नॉट इक्वल्स टू हो जाता है मेरे -1 के, तो नॉट इक्वल्स टू का मतलब उल्टा, तो यहाँ पे मेरा सी आउट में प्रिंट हो जाना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे एंड लाइन भी आ जानी चाहिए साथ के साथ, और नहीं तो एल्स वाले केस में मेरे पास सी आउट हो जाना चाहिए
सिंपल हमारा एलिमेंट नॉट फाउंड, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये सेव किया। एंड अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर रन। तो रन करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगी अपना g++ मेन डॉट cpp एंटर, एंड यहाँ पे ./a.exe एंटर। तो मेरे पास 3 प्रिंट हो गया है। 3 क्यों प्रिंट हो गया है? 0 1 2 3, थर्ड नंबर पे मेरा 8 है। अगर मान लो कुछ मैं ऐसा नंबर, ऐसी की ढूंढ रही हूँ जिसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि 20, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा -1 रिटर्न होके आ जाएगा। तो g++ मेन डॉट cpp में यहाँ पर लिख रही हूँ, देन यहाँ पे लिख रही हूँ ./a.exe एंटर। तो एलिमेंट नॉट फाउंड मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर ड्राई रन ऑफ लीनियर सर्च में देखती हूँ, ठीक है। तो हमने ड्राई रन करके देख ली सारी चीजें कैसे कैसे हो रही है, हमें जरूरत नहीं है। अब लीनियर सर्च फॉर स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के लिए भी आप कर सकते हो, वही की सर्च करनी है, वही आपको सारी चीजें लिखनी है। बस यहाँ पे आपका स्ट्रिंग में हो जाएगा की, और यहाँ पे आपका एप्पल बनाना मैंगो ग्रेप्स है, तो इसमें साइज 4 का रखा है। अगर आपको मैंगो को सर्च करना है तो यहाँ पे सेम चीजें आप करोगे और आपका इंडेक्स प्रिंट होके आ जाएगा। अब इसकी एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक बार वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिंपल और इजी होता है, सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। सॉर्टेड या अनसॉर्टेड किसी भी एरे पर काम करता है हमारा लीनियर सर्च, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज एरेज के लिए स्लो है, ON है, ठीक है। बाइनरी सर्च O log n की तरह फास्ट नहीं है। हमारा जो बाइनरी सर्च है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, वो दोनों तरफ से वर्क करता है, इधर से भी और इधर से भी, ये सिर्फ लीनियर फैशन में वर्क करता है। कंक्लूजन, लीनियर सर्च एक सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम है। क्या है? सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम है जो हर एलिमेंट को चेक करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में ON होती है। क्या होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? वर्स्ट केस में ON होती है, मतलब कि बेकार केस में ON होती है। अगर सॉर्टेड एरे है तो बाइनरी सर्च बेटर है। और डीएसए सीखने के लिए लीनियर सर्च एक बेसिक बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहीं छोटी कंपनीज में जा रहे हो तो आपसे लीनियर सर्च पूछ लिया जाता है कि ये कैसे वर्क करता है, और हर जगह यही लॉजिक लग रहा होगा, ठीक है। रट्टे नहीं मारने हैं, बिल्कुल समझना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रट्टे मारने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि आपको काफी सारी चीजें मिल रही होंगी, ऐसे तो काफी सारे सर्च मिल रहे होंगे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ठीक है, और सॉर्टिंग वगैरह भी मिल रही होंगी। तो लीनियर सर्च आप सभी को समझ में आ गया? नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कोशिश करूंगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा टच करके बता दूं अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है। अब बात आती है रिवर्स एन एरे। अगर हमें अपने एरे को रिवर्स करना हो, मान लो 1 2 3 4 5 है हमारे एरे, तो 5 4 3 2 1 करना हो तो कैसे करेंगे? रिवर्स का एन एरे क्या होता है? एरे के एलिमेंट्स को उल्टा करना, यानी फर्स्ट एलिमेंट्स लास्ट पोजीशन पे और लास्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। सिंपल, जैसे कि 5 4 3 2 1, ये उल्टा हो जाएगा ना इसका। सिंपल। मेथड 1, सिंपल लूप से रिवर्स प्रिंट करना। सिंपल है, इसमें एरे इनपुट लो, लास्ट से स्टार्ट करके फर्स्ट तक प्रिंट कर लो। जैसे कि ये है, एरे को साइज इनपुट ले रखा है, ये तो डायनामिक है, इसको छोड़ो। यहाँ पे इनपुट ये तो देखो, यहाँ पे क्या क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है और i++ हो रहा है, तो i को हम प्रिंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो सिंपल वो हम यहाँ से इनपुट हमारे से मांग रहा है एरे। अब यहाँ पे जब उसको रिवर्स करना है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे n-1 से लेकर चल रहे हैं और 0 तक जा रहे हैं, वो रिवर्स हो जाएगा अपने आप ही। एक तो ये तरीका है, ठीक है। इस तरीके में आपको कुछ नहीं करना है, एक लूप लगाना है, फिर उसको उल्टा चला देना है। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे इसकी तो अब कोई जरूरत ही नहीं है इस फंक्शन की, एंड यहाँ पे इस एरे की भी कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम ये सारे हटा देते हैं। अब मुझे चाहिए इंट। इंट तो शायद नहीं चाहिए, अब मुझे एक लूप चलाना है 4, जिसमें मैं लिख रही हूँ इंट i इक्वल्स टू 0 से मेरा स्टार्ट हो रहा है, i लेस देन n तक है, मतलब कि i लेस देन कहाँ तक जा रहा है, n तक। हमें जाना कहाँ तक है, हमारा एरे का साइज क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंट arr इज इक्वल्स टू, मेरा जो एरे होने वाला है वो मेरा होने वाला है 5 नंबर्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपना 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरा एरे हो गया। तो इसमें मैं यहाँ पर जाऊंगी 5 तक, लेस देन 5 तक जा रही हूँ, बाद में i++ हो रहा होगा, और यहाँ पे मैं सी आउट कर देती हूँ अपने एरे ऑफ i को, ठीक है। सिंपल एरे ऑफ i मेरा प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड लाइन, ठीक है। इनपुट नहीं ले रहे हैं हम, सिंपल करवा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना एंड लाइन। अब यहाँ पर एक लूप चलेगा, फॉर लूप, यहाँ पे मैं लिख दूंगी इंट i,
ठीक है। इंट आई हमारा जो चलेगा वो चलेगा 5 - 1 से, तो 5 - 1 से चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा ये होगा आई इज इक्वल्स टू 0 तक जा रहा होगा, और आई क्या हो रहा होगा यहाँ पे, प्लस प्लस हो रहा होगा कि माइनस माइनस हो रहा होगा, माइनस माइनस, क्योंकि हम घटा रहे हैं इसको। साथ में फिर से हमारे पास क्या प्रिंट होगा, सी आउट प्रिंट होगा, और अब की बार भी हमारे पास एरे का आई ही प्रिंट होके आ रहा होगा। तो मैं लिख देती हूँ एरे का आई मेरे पास प्रिंट कर दो। देन यहाँ पे मैं कर रही हूँ एंड लाइन सेव, एंड अब मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पर रन। तो जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी एंटर डॉट स्लैश ए डॉट एक्सी एंटर। सो 1 2 3 4 5 तो प्रिंट होके आ गया, बट रिवर्स्ड एरे प्रिंट होके नहीं आई, वो हमारी है यहाँ पर रिवर्स्ड एरे बिल्कुल सही हमने किया, बट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक ये हमारी चलनी चाहिए, और यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब एक बार और इसको हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दे जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, फिर यहाँ पर लिख देती हूँ डॉट स्लैश ए डॉट एक्सी एंटर। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 5 4 3 2 1 प्रिंट होके आया। तो दिस इज क्या था, ये रिवर्स एरे। तो यहाँ पे एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। एक मेथड टू है स्वैप अप्रोच, मतलब स्वैप कर देना, एक की 2 पॉइंटर्स मेथड्स है, जैसे कि इसमें एक पॉइंटर लेफ्ट से स्टार्ट करें और राइट n माइनस से स्टार्ट करें, जब तक लेफ्ट राइट से बड़ा ना हो स्वैप करते रहें, और लेफ्ट को प्लस प्लस करो, राइट को माइनस माइनस। देखो सिंपल बात है, वही चीजें हैं, एक एरे लिया, एक इंट एन लिया, अब एक तो लेफ्ट कर दो और एक राइट कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया n-1, एक इधर से बढ़ता रहेगा और एक उधर से घटता रहेगा। जैसे ये एक एरे है, इसमें ये 4 एरे हैं, तो एक यहाँ पे जाएगा तो एक पीछे से भी चलेगा, एक राइट से भी चलेगा और एक लेफ्ट से भी। अगर हमारा लेफ्ट, जब तक हमारा लेफ्ट राइट से बड़ा होगा, तो हमारे पास ये कंडीशन स्वैप हो जाएगी, ठीक है, बदल जाएगी, मतलब ये वाली यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करके हमारी होती रहेगी, प्लस प्लस और माइनस माइनस होता रहेगा। साथ में क्या होगा, यहाँ पर हमारा प्रिंट कर देंगे हम, सिंपल खत्म, काम हो जाएगा यहाँ पर। अब ओरिजिनल एरे को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। एक बार मैं आपको इसको करके दिखा देती हूँ, मुझे पता है थोड़ी सी आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि इसको हमें ड्राई रन करके देखना पड़ेगा। देखो ये हमारा हो गया एक एरे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी धीरे धीरे। ये एक हमारा हो गया यहाँ पर एरे। अब इस एरे में मान लो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इसमें कहा कि इंट लेफ्ट 0 से स्टार्ट होगा, और ये n माइनस, मतलब कि ये तो 0 से स्टार्ट होगा, और ये n-1 बोलते हैं हम इसको, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब लेफ्ट अगर हमारा राइट से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, मतलब अगर ये क्या, ये लेस देन है, पहले तो ये बताओ ये लेस देन है ग्रेटर देन। ये देखो दो सिंबल होते हैं, इसमें एक लेस देन होता है, एक ग्रेटर देन होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमें देखना है कि अगर मेरा ये वाला 0 या ये, इनमें से कौन सा बड़ा है ये बताओ, राइट वाला। अगर राइट वाला मेरा बड़ा हो जाता है, मतलब कि ग्रेटर देन, अगर मेरा राइट वाला बड़ा हो जाता है और लेफ्ट वाला छोटा हो जाता है, तो हम इनको स्वैप कर देंगे, मतलब कि लेफ्ट को तो यहाँ भेज देंगे और राइट को यहाँ भेज देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, शुरू में 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब कि हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और ये राइट माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब कि हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे पहुंच गए, फिर से हम उल्टे जाएंगे और इनको चेक करेंगे, तो ये बड़ा निकलेगा, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे करके रिवर्स कंडीशन में हमारा आ जाएगा। फिर हम इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट तो करवाना आप पे आता ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं ओरिजिनल एरे कर दिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। मेथड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लूप से रिवर्स मेथड में ओ एन और ओ वन आ रहा है, ऐसे ही स्वैप में भी हमारा यही आ रहा है, बट जो बेस्ट है वो हमारा स्वैप अप्रोच है, क्योंकि हमें इसमें दोनों तरीके से हम जल्दी जल्दी काम कर पा रहे हैं। समरी, यहाँ पे है हमारा ओ एंड टाइम, O1 स्पेस है यहाँ पर। समरी, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम टाइप का मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर करता है। रिवर्स का मतलब एरे के एलिमेंट्स को उल्टा करना, टू मेथड से रिवर्स कर सकते हैं। लूप से रिवर्स प्रिंट सिंपल है, ठीक है, बट स्वैप अप्रोच बेस्ट है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, सब मेथड में ON होती है, और इंटरव्यू के लिए 2 पॉइंटर स्वैप मेथड बेस्ट होने वाला है,
ठीक है, तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है आपको। वीडियो को पीछे जाके देखो, रिवर्स करके देखो, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हमने लीनियर सर्च तो पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर बाइनरी सर्च। तो अब आपका डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है, ये मत मानो डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, हमने वो तो कवर कर लिया अपना, जितने भी हमारे एरे थे हमने कवर कर लिया। अब हम बाइनरी सर्च की बात करेंगे। बाइनरी सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिथम है, जैसे कि लीनियर सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिथम थी, वैसे ही बाइनरी सर्च भी एक सर्चिंग एल्गोरिथम है जो सॉर्टेड एरे पर काम करता है। किस पर? सॉर्टेड एरे क्या होती है? जो सॉर्टेड होती है, मतलब 10 20 30 40, ऐसा नहीं है कि 50 पहले आ गया फिर 30 आ गया फिर 20, ये तो अनसॉर्टेड एरे होती है। सॉर्टेड एरे वो होती है जो बिल्कुल हमें सॉर्टिंग दिखती है, 1 2 3 4 5 हो, 2 4 6 8 10 हो, जिसमें अरेंजिंग डेटा स्टोर होता रहता है। ठीक है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करता है। अब आपने शायद अगर डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं पढ़ा तो आपको अब समझ में आ जाएगा, जिसमें हम हर बार सर्च स्पेस को हाफ कर देते हैं। मतलब क्या करेंगे, जैसे कि एक एरे है, देखो ये एक एरे है, इसमें हमारे मान लो 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छे से इसको रफ करके 5 एलिमेंट्स के लिए छोटी सी एरे बना रहे होंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एक सॉर्टेड एरे हम बना लेंगे, इसी के ऊपर वर्क करेगी हमारी ये बाइनरी सर्च। इसमें ये वाला हिस्सा उठाएंगे और ये वाला हिस्सा उठाएंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा उठाएंगे और ये वाला हिस्सा उठाएंगे, फिर यहाँ पे हमारा एंडिंग आ जाएगा और यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा। फिर ये हमारा जो निकलेगा वो हमारा हो जाएगा मिड। तो इस तरीके से हम इस पे वर्क करते हैं। जैसे कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम स्टेप 1, स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स डिफाइन करो। चलो तो हम कर लेते हैं यहाँ पर स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स डिफाइन। ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एंडिंग इंडेक्स हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया। लो एंड हाई भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मिडल एलिमेंट फाइंड करो, तो मिड कैसे निकलेगा? लो मतलब कि स्टार्ट प्लस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस हाई माइनस लो। हाई क्या है हमारा? हाई हो गया हमारा ये जो पूरा है हाई, एंड यहाँ पे माइनस कर दो अपना एंड, मतलब कि स्टार्ट और एंड को माइनस कर दो, डिवाइड 2 कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ लो। लो क्या है हमारा? मतलब सबसे कम वाला क्या है ये, तो इसको हम बोल देंगे 0, तो हमने यहाँ पर कर दिया 0 प्लस। हाई क्या है हमारा? 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे कर देंगे 4, ठीक है। माइनस यहाँ पे मैं कर दूंगी अपना लो 0, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको डिवाइड 2। तो 0 प्लस को तो ऐसे ही रहने देते हैं। जब हम 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे कर देती हूँ डिवाइड 2, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो मिड हमारा 2 होना चाहिए, तो 0 1 2, मिड हमारा 0 ही है। तो ये हमें ऐसे करके हम इसका मिड यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। स्टेप 3, इसमें अगर एरे मिड इज इक्वल्स टू की के हो जाता है, तो एलिमेंट मिल गया, खत्म ही काम हो गया, क्योंकि सबसे पहला काम है हमारा इसमें मिड निकालना, ठीक है। फिर हम एरे के मिड को चेक करेंगे कि अगर एरे का मिड हमारा हो जाता है बड़ा की से, तो हम यहाँ पर कर देंगे राइट हाफ में सर्च कर लो। अब क्योंकि लेफ्ट हाफ में तो हमें मिला नहीं है, तो हमारे से बड़ा हो गया, तो हम ये वाली कंडीशन को लगा के यहाँ पर ये लिख देंगे लेफ्ट एलिमेंट सर्च करो। फिर ये सर्च करने के बाद जब तक लो लेस देन इक्वल्स टू हाई है रिपीट करो। अगर एलिमेंट नहीं मिला तो रिटर्न -1 कर दो। बाइनरी सर्च का कोड हमारा ये रहा, ठीक है। सेम कोड है, कुछ चेंजेस नहीं है। और कैसे हम इसको करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ बस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे अपना इंट मेन, जिसके अंदर हमें अपना साइज देना है, ठीक है। अपना एरे देना है, अपना एन साइज देना है। साइज में हम एरे का साइज और डिवाइड हम एरे ऑफ 0 का साइज यहाँ पर निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमें देना है अपना की, जो भी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं कर लेती हूँ क्लोज, ठीक है। देन यहाँ पे मैं ये रिटर्न 0 तो कर ही रखा है, इसको हटा के सबसे पहले हमें एक एरे डिफाइन करना है। सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना इंट ARR, ठीक है, ठीक है। इंट ARR इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10 20 30, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 20, फिर यहाँ पे कर दो 30, यहाँ पे कर दो 40 एंड यहाँ पे कर दो 50। 5 एलिमेंट्स दे दिए, ओके। यहाँ पे कर देती हूँ इंट n इज इक्वल्स टू, कितने साइज निकालना है? साइज ऑफ, किसका साइज निकालना है हमें? साइज ऑफ कर देते हैं हम। एक तो हमें चाहिए यहाँ पे एरे का साइज और एक एरे ऑफ 0 का साइज, तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं अपना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये साइज ऑफ वगैरह हटा देंगे एंड पेस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर चाहिए की, तो जो भी हमें फाइंड करनी है मैं लिख देती हूँ इंट की इज इक्वल्स टू,
मेरी अभी जो की है वो 30 होने वाली है, ठीक है, इनमें 30 है तो इसमें से हमारी की 30 होने वाली है। अब मैं यहाँ पर एक बना लेती हूँ फंक्शन, इंट बाइनरी सर्च, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाइनरी सर्च। फिर यहाँ पे लिख देती हूँ, एक तो मेरे पास है एरे, ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा अपना n जो मेरा साइज है, एंड एक मेरे पास आ जाएगा की जो मेरी की है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, एक मैंने इंट n दे दिया अपना, एक मैंने की दे दी। अब यहाँ पे एरे इसलिए आई, यहाँ पे एरर इसलिए आई, यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है ना कि ये, और ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या करना है, जो जो मेरी कंडीशन है वो चेक करते हैं। सबसे पहली मेरी जो कंडीशन है वो है कि आपको एक तो अपना स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट को डिफाइन करना है। तो मेरा जो स्टार्ट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो मेरा स्टार्ट है, तो इंट स्टार्ट START स्टार इज इक्वल्स टू मेरा होने वाला है 0, ठीक है। साथ की साथ कॉमा लगा के मैं अपना एंडिंग पॉइंट भी दे देती हूँ, जो मेरा एंड है वो मेरा होने वाला है n-1, क्यों, ठीक है। यहाँ पे मेरा n-1 मेरा एंडिंग पॉइंट होने वाला है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगी कि व्हाइल वाली कंडीशन लगा देंगे कि लो, अगर मेरा ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा हाई ज्यादा हो जाता है, ठीक है। पहले मैं लिख देती हूँ व्हाइल जब तक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है, एंडिंग पॉइंट से बड़ा रहता है, तब तक मैं ये सारी कंडीशंस चलाऊंगी, ठीक है। पहले मैं मिड निकालूंगी, सबसे पहले इंट मिड इज इक्वल्स टू, मिड कैसे निकलता है हमारा, ये एक फॉर्मूला होता है, स्टार्ट प्लस, ठीक है, स्टार्ट प्लस यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा जाएगा स्टार्ट या फिर क्या बोलते हैं उसको, एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है, डिवाइड 2 हम इसको कर देंगे। सिंपल, अगर हमारा क्या हो जाता है, मिड, एरे का मिड की के इक्वल्स टू हो जाता है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर इफ, अगर मेरा जो एरे का मिड है, मिड अगर वो मेरा इक्वल्स टू हो जाता है की के, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगी मिड को, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगी अपने मिड को, ठीक है। सिंपल, अगर एल्स इफ भी लगा सकते हैं और इफ लेकर भी चल सकते हैं। अगर मेरा मिड क्या होगा, की से छोटा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाली कंडीशन अब हम कॉपी कर सकते हैं क्योंकि अलग है, ये दोनों कंडीशन एक है, लेफ्ट साइड सर्च और राइट साइड सर्च के लिए, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगी, ठीक है, पेस्ट। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा सकती हूँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ से तो हटेगा ही, यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगा मेरा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, एल्स, एंड यहाँ पे मेरा एक ब्रैकेट आ जाएगा, इसको हम रफ कर देते हैं। सो कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ अपना, ये क्या बता रहा है कि लो, और ये ओके, यहाँ पे हमने लो नहीं दे रखा है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट, लो की जगह तो हमारा स्टार्ट है, और यहाँ पे मेरा है अपना एंड, ठीक है। सो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, नहीं तो हमारी लेफ्ट साइड के लिए सर्च करेंगे तो ये, राइट साइड के लिए सर्च करेंगे तो ये कंडीशन चलेगी। फिर नहीं तो हमारा जो है रिटर्न हो जाएगा -1, तो कहाँ पर रिटर्न होगा, इसके बाहर हम कर देंगे, हमारा यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा -1। अगर इनमें से कुछ भी नंबर हमारी की नहीं मिलती तो हम ये यहाँ पे ये रिटर्न कर देंगे। साथ में अब कर देंगे बाइनरी सर्च को कॉल, रिजल्ट वाली जो हमने बिल्कुल सेम किया था, और वही चीज यहाँ पर, तो कॉपी एंड पेस्ट जो हमने लीनियर सर्च में अभी किया था कि रिजल्ट अगर नॉट इक्वल्स टू होता है तो वो कर दो। अब यहाँ पे कर देते हैं इसको रन, तो रन करने के लिए CLS, ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ g++ main.cpp एंटर ./a.exe, ठीक है, एंटर। तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2, कौन से इंडेक्स पे फाउंड है, 0 1 2 पे हमारा 30 है, मान लो मैं 50 ले रही हूँ एंड सेव कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ g++main.cpp एंटर, तो यहाँ पे ./a.exe, लास्ट वाला इंडेक्स 4 है हमारा, सो यहाँ पर हमारा ये प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम वो नंबर यहाँ पे डालेंगे जो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, मान लो हमारा 110 है जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके लिए हमारे पास रिटर्न होके आ जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड, तो g++main.cpp एंड यहाँ पे ./a.exe कर देती हूँ एंटर, एलिमेंट नॉट फाउंड मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। केस, बेस्ट केस जो होगा उसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O1 होगी, ठीक है। एवरेज केस में O log n होगी, वर्स्ट केस में हमारे पास O log n होगी, ठीक है। बाइनरी सर्च का वर्स्ट केस
ओ log n ही होता है, क्योंकि हर स्टेप पे सर्च स्पेस हाफ हो जाता है। ठीक है, की पॉइंट्स। बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरेज पर काम करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ log n है, जो लीनियर सर्च ओ एन से फास्ट है। ओ log n क्या होती है? फास्ट होती है। आइटरेटिव अप्रोच सिंपल और एफिशिएंट होती है। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है, बाइनरी सर्च में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, सारी चीजें आप पर आनी चाहिए ही चाहिए। तो नेक्स्ट पर आ गए हैं अब हम। अब हमारे यहाँ पर आते हैं एरे पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। सो अब हमारी बात आती है एरे पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एरे और पॉइंटर क्लोजली रिलेटेड होते हैं। एरे का नाम ही एक पॉइंटर होता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि जब पॉइंटर्स की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर हम कोई भी सिंपल एरे प्रिंट करवा रहे हैं, उसके इंडेक्स पे कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे, तो हमारे पास एक एड्रेस प्रिंट होके आता है। पॉइंटर्स का क्या काम है? एड्रेस पर वर्क करता है, तो वो ये करता है। ठीक है, पॉइंटर होता है जो उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट एरे का पॉइंटर। जब हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, ये एक एरे है, तो एरे एक्चुअली फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। यानी अगर हम इस तरीके से या तो ये चीज प्रिंट करवा रहे हैं या ये चीज प्रिंट करवा रहे हैं, तो सेम ही है, ये एक एड्रेस ही स्टोर करता है। ठीक है, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर। तो आप देख सकते हो क्या कर रखा है हमने इसमें, कि यहाँ पे मैंने लिखा स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू एरे, ये दोनों सेम माने जाएंगे। ठीक है, अगर मैं खाली ये चीज लिखती हूँ तो ये एक एड्रेस है, फर्स्ट एलिमेंट स्टार पीटीआर। सो अब एक काम करते हैं, जो ये है इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे इंट मेन के अंदर काम हो रहा है ना, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। एंड साथ के साथ ये जो हमने इंट मेन में कर रखा है ना, इन सबको यहाँ से हम हटा लेते हैं और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। और इसका तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि अब हमने बाइनरी सर्च को सीख लिया है। देन सेव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिलेगा इंट मेन, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको एक बार रन कर लेती हूँ सेव करके। तो मैंने किया इसको सेव, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ उसको CLS। ठीक है, G++main.cpp, ठीक है, ./a.exe। क्या आया यहाँ पर? फर्स्ट एलिमेंट 10, सेकंड एलिमेंट 20 और थर्ड एलिमेंट 30। तो ऐसा क्या प्रिंट हुआ कि यहाँ पे 10, 20, 30 प्रिंट हो गया? हमने क्या प्रिंट करवाया? आपके समझ में नहीं आया? देखो, यहाँ पे मैंने लिखा स्टार पीटीआर, मतलब स्टार पीटीआर मतलब हमने यहाँ पर एक पॉइंटर बना दिया एरे का, जो एड्रेस स्टोर करता है। अब स्टार पीटीआर को प्रिंट करवा रहे हैं हम। अगर मैं खाली पीटीआर को प्रिंट करती और सेव करके अब मैं इसको प्रिंट करवा रही होती, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना CLS, ठीक है, G++main.cpp./a.exe, एंटर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में एड्रेस प्रिंट होके आया। ठीक है, तो स्टार पीटीआर का मतलब है एड्रेस का नंबर, एड्रेस की जगह जो वैल्यू हो वो अगर हम खाली प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारे पास एड्रेस प्रिंट होके आएगा। ठीक है, आउटपुट हमें पता चल गया। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, एरे का 1 हो गया, ये एरे का 2 प्रिंट हो गया। अब बात आती है हमारी पॉइंटर अरिथमेटिक इन एरेज। पॉइंटर अरिथमेटिक इंडेक्सेस की तरह काम करता है, जैसे पीटीआर एक्सप्रेशन मीनिंग, जैसे पीटीआर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है, ptr+1 नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, ptr+2 थर्ड एलिमेंट का एड्रेस, स्टार ptr+1 सेकंड एलिमेंट का वैल्यू। ये तो हो गया एड्रेस, ये हो गया वैल्यू के लिए, ये भी हमारा थर्ड एलिमेंट के वैल्यू के लिए हो गया। यूजिंग पॉइंटर टू मॉडिफाई एरे एलिमेंट्स। तो अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप इजीली इसमें कर सकते हो, कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है, की पॉइंट्स, एरे का नाम एक पॉइंटर है। ठीक है, एरे आई को स्टार ARR+i से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर अरिथमेटिक से एरे ट्रावर्स और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड एरे आई स्पेसिफिक इंडेक्स का एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी यहाँ पर पॉइंटर अरिथमेटिक इन C++। इसमें कुछ कुछ होते हैं, तो ये 4 चीजें मुझे आपको पढ़ानी है, देन आपका फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले आपकी बात आती है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की। तो पॉइंटर अरिथमेटिक का सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट होता है माइनस माइनस, वो तो बोलने से ही पता चल रहा है। ठीक है,
पॉइंटर इंक्रीमेंट, पीटीआर प्लस प्लस एंड पीटीआर प्लस वन सेम बात है। जब हम पीटीआर प्लस प्लस या पीटीआर प्लस वन करते हैं तो पॉइंटर नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक पर चला जाता है, वो तो हमें पता है। अगर हम किसी में भी वन प्लस करेंगे तो वो नेक्स्ट एलिमेंट पर ही चला जाएगा। अगर आप वन वन प्लस वन कर रहे हो तो वो टू ही हो जाएगा, टू प्लस वन कर रहे हो तो वो थ्री हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट पर ही आप चले जाओगे। अगर इंट का साइज 4 बाइट है तो पीटीआर प्लस प्लस से 4 बाइट आगे मूव होगा, ठीक है, तो ये आगे मूव हो जाएगा 4 बाइट्स। सो यहाँ पर अब बात आती है हमारी इंक्रीमेंट की। तो जब हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो ये एक एरे बना लेंगे। स्टार पीटीआर इज इक्वल टू एरे का मतलब है एरे ऑफ जीरो के इंडेक्स पर 10 है, ठीक है। तो बिफोर इंक्रीमेंट, तो बिफोर इंक्रीमेंट मतलब कि यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, और अगर हम आफ्टर इंक्रीमेंट देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 20 प्रिंट होगा, दैट्स इट, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो 10 और 20 प्रिंट होके आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने की कोई मुझे जरूरत ही नहीं है। पीटीआर प्लस प्लस से पॉइंटर नेक्स्ट एलिमेंट एरे 1 को पॉइंट करने लगता है, ठीक है। डिक्रीमेंट में वो माइनस माइनस हो जाएगा, सेम काम होगा, बस वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल। एक्सप्लेनेशन भी सेम है, सारी चीजें सेम है। अगर हम लूप्स की बात करें यहाँ पर तो देखो, यूजिंग पीटीआर प्लस प्लस एंड पीटीआर माइनस माइनस इन अ लूप, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट फ्रॉम किससे स्टार्ट होगा, एरे ऑफ जीरो से। एंड यहाँ पर ट्रैवर्सिंग एरे यूजिंग पीटीआर प्लस प्लस जो होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। अगर हम लूप में चाहते हैं कि लूप में हमें प्लस प्लस होके दिखे तो सारी चीजें आपको ऐसे करके प्रिंट होके दिख जाएगी, ठीक है। अब एक बार थोड़ा की पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पीटीआर प्लस प्लस नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करता है, पीटीआर माइनस माइनस प्रीवियस एलिमेंट पे मूव करता है, और अगर हम स्टार पीटीआर प्लस एन करें तो एन पोजीशन आगे का एलिमेंट एक्सेस करने के लिए और यहाँ पे एन पीछे का एलिमेंट एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे अब बात आती है हमारी नेक्स्ट इरिथमेटिक्स की। तो पॉइंटर इरिथमेटिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन सी प्लस प्लस। पॉइंटर इरिथमेटिक में एडिशन और सब्सट्रैक्शन का यूज मेमोरी एड्रेसेस को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब हम पॉइंटर में एक कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसमें, जब हम पॉइंटर में, पॉइंटर आपको पता है उसमें कोई कांस्टेंट मतलब 1 2 3 ये सब चीजें कांस्टेंट होती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉइंटर कोरस्पोंडिंग मेमोरी लोकेशन पे शिफ्ट हो जाता है। पीटीआर प्लस एन का मतलब है कि पॉइंटर एन एलिमेंट्स आगे मूव करेगा। अगर एक इंट का साइज 4 बाइट्स है तो पीटीआर प्लस वन का मतलब 4 बाइट्स आगे, ठीक है। एग्जाम्पल पॉइंटर एडिशन, जैसे कि पॉइंटर में हमें कुछ ऐड करना हो, जैसे हमने 2 ऐड किया तो 2 नंबर्स आगे चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, सिंपल वही है सब चीजें, कुछ चेंज नहीं है, बस इसमें 2 3 4 5 ऐसे माइनस प्लस करके देख लेंगे और हमारा ये पॉइंटर में हो जाएगा। अब बात आती है हमारी पॉइंटर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये शायद अभी पढ़ा है हमने, दो बार मैंने इसके नोट्स बना दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आ जाती है बात कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन आपको पता है क्या चीज छोटी है क्या चीज बड़ी है, वो चीजें इसमें होती है। पॉइंटर कंपैरिजन का यूज मेमोरी एड्रेसेस को कंपेयर करने के लिए होता है। अलाउड कंपैरिजन, ये होता है इक्वल टू का साइन, ये होता है नॉट इक्वल टू का साइन, ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन इक्वल्स टू, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। कंपैरिजन टू पॉइंटर्स, अगर हमें टू पॉइंटर्स के बीच में कंपैरिजन करना हो, जैसे कि पीटीआर वन क्या हमारे पीटीआर टू के इक्वल्स है, तो दो पॉइंटर्स को कंपेयर कर सकते हैं अगर वो सेम मेमोरी एड्रेसेस पॉइंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंट ए 10 दे रखा है, इंट बी हमने 10 दे रखा है, तो स्टार पीटीआर 1 एंड एड्रेस ए, तो ये क्या होगा, ये हमारा 10 20 और यहाँ पे ये है ही नहीं, तो ऐसे करके हम इनको चेक कर सकते हैं क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पीटीआर 1 इज इक्वल्स टू पीटीआर 2, दोनों पॉइंटर सेम मेमोरी लोकेशन पॉइंट कर रहे हैं तो ये इक्वल्स है। पीटीआर 1 नॉट इक्वल्स टू पीटीआर 2, दोनों पॉइंटर्स डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पॉइंट कर रहे हैं इसलिए इक्वल्स नहीं है। पीटीआर लेस देन इक्वल्स टू, पीटीआर 1 का एड्रेस पीटीआर 2 के एड्रेस से पहले आता है तो हमारा ये वाला साइन होगा। पॉइंटर कंपैरिजन का यूज एरे ट्रैवर्सर और सॉर्टिंग के लिए होता है। तो अब देखो हमने आज के टॉपिक्स को सबको कवर कर लिया है, सारी चीजें आज की जितनी हमें पढ़नी थी सारी हमने पढ़ लिया है। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताओ कि डीएसए होता क्या है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ एरे, क्रिएटिंग एन एरे, आउटपुट एंड इनपुट एरे, फाइंड लार्जेस्ट इन एरे, एरेज आर पास्ड बाय रेफरेंस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा बेझिझक अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो मेरे पास, कोशिश करूंगी
कि आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और ज़्यादा। जो भी नहीं समझ में आया लिख देना, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, और कोई-कोई चीज़ें ऐसी होती है नहीं समझ में आती, काफ़ी टाइम लग जाता है, नहीं समझ में आती, तो मेरे पास कमेंट कर देना, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लेक्चर में हमने सारी चीज़ें कवर कर लिया, पॉइंटर, अरिथमेटिक जो अभी हमने पढ़े, इनको भी अच्छे से कर लेना, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, तो आप मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे तो इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करना, अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल्स में मैं आपको बता दूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको जाकर भी फॉलो करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जाकर भी जॉइन करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।